तो नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आम लोगों को जो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, वो उसका ये जब भी कुछ यानी कि पृथ्वी वगैरह हिलता है यानी भूकंप आते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि अगर कोई पूछे कि भूकंप क्यों होता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन सबके, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी जानकारी प्रॉपर जो पढ़े लिखे हैं उसको तो होता है, लेकिन जो अनपढ़ है, मतलब कम कहने का मतलब जिसकी जो पढ़े लिखे नहीं है उसको प्रॉपर जानकारी नहीं होता है। उसको सिर्फ यही जानकारी होता है भूकंप इसलिए होता है कि पृथ्वी हिलती है, मतलब हिलता है, जो भी है पृथ्वी हिलने से भूकंप होता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी हिलने पृथ्वी तो थोड़े एरिया में क्यों हिलता है इसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है, बहुत कम लोग को होता है। या फिर जैसे मान लो इतना बड़ा पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, तो पृथ्वी हिलने का मतलब पूरे पृथ्वी उसके समझ में ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ एरिया ही हिलता है। तो कुछ एरिया हिलने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि क्यों हिल रहा है, वो जानकारी प्रॉपर नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ समझते हैं कि पृथ्वी जो है, हम जो पृथ्वी जो बना है वो मुख्य रूप से 4 लेयर होते हैं। यानी अगर पृथ्वी के अंदर अगर जाते हैं हम पूरे सेंटर में, तो 4 लेयर 4 टाइप के समझ जाओ मटेरियल मिलता है हमको। सेंटर में सॉलिड मटेरियल होता है जो आयरन और निकल के बना होता है, ये वाला पार्ट। और इसके बाद जो ये वाले पार्ट होते हैं वो आउटर कोर होते हैं जो पूरी तरह से लिक्विड होते हैं, लेकिन ये जो है ठोस होते हैं। उसके बाद वाले जो होता है मैग्मा लावा जो होते हैं, जिसको मैग्मा या फिर मेंटल एरिया बोला जाता है। मैग्मा या लावा इसके अंदर होते हैं, इसको एस्टोस्फीयर बोला जाता है। और इस जो लैंड वाले पार्ट को लिथोस्फीयर बोला जाता है, ये जो मेंटल वाले पार्ट को एस्टोस्फीयर बोलते हैं। तो मुख्य रूप से जो पृथ्वी है ना, अगर पूरी तरह से 4 लेयर में डिवाइडेड है, मुख्य रूप से 4 लेयर में डिवाइडेड है, करेक्ट। इसमें से क्रस्ट सबसे पहले है, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ये जो क्रस्ट है इसके ऊपर हम भी रहते हैं और समुंदर भी, महासागर भी इसी के ऊपर रहते हैं, क्रस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्रस्ट के अंदर रहते हैं। क्रस्ट की जो डेप्थ है लगभग 50-60 किलोमीटर रहते हैं अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से आप समझिए। थोड़ा सा ये भी चेक करते हैं, जो जैसे यानी कि जो सागर होते हैं, समुंदर होते हैं, उसके पानी के नीचे वाला जो ज़मीन होता है उसको ओशन क्रस्ट बोला जाता है। और पहाड़, पृथ्वी, जंगल, जीव जंतु जिस पे रहते हैं, मतलब पृथ्वी मानव से लेकर पहाड़ से लेकर जंगल जिस पे रहते हैं उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि जो ज़मीनी होते हैं, सूखा चीज़, उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और वो वही है, ये पृथ्वी है, इसके अंदर ये क्रस्ट एरिया है। और ये क्रस्ट की डेप्थ है लगभग 0 से 70 किलोमीटर। उसके बाद वाला कुछ एरिया होते हैं वो एस्टोस्फीयर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मेंटल की लंबाई कुछ इतना है, और आउटर कोर ये है, और इनर कोर की इतना है। तो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये कुछ समझ लेते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है हमारा, ये कुछ जो आपको जो रेड लाइन दिखा रहा था, ये डेंजरस जोन है। यानी कि यहाँ पे जो है ना, ये यानी प्लेट जो है ना यहाँ से छिटकता है, प्लेट यहीं से डिफ़ॉल्ट होता है। यानी कि जो प्लेट यहाँ से जो है ना, फायरिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है, जो प्लेट है वहाँ पे लगभग उस एरिया से अक्सर भूकंप कुछ न कुछ होते रहते हैं इस एरिया सब में। तो इस सब एरिया खास करके अभी जो भूकंप आया जापान के पास है, इस जगह पे भूकंप आया मेरे ख्याल से, यहाँ से भूकंप आया जापान के पास। तो ये जो जितने भी जोन आते हैं, ये फायरिंग फॉर फायर, इसमें अक्सर भूकंप आने के होते रहते हैं। इस तरह के भूकंप, सुनामी या फिर जो भी है टेक्टोनिक प्लेट, सब हर हमेशा इधर उधर मूवमेंट होते रहते हैं। तो थोड़ा सा हम टेक्टोनिक प्लेट के बारे में जान लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है, वैसे मैं बता दूं, जो पहले जो हमारा पृथ्वी था, पहले स्टार्टिंग में जब बना हुआ था, यानी कि लगभग 3.5
बिलियन ईयर्स एगो, तो उस टाइम जितने भी प्लेट हैं, जैसे नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट या फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोसियन प्लेट, सभी प्लेट एक सब जुड़ा हुआ था। उसको पेंजिया कहते हैं या सुपर कंटिनेंट बोला जाता है। तो इस सभी प्लेट जुड़ा हुआ था, सुपर कंटिनेंट बोलते हैं। बाद में धीरे धीरे ये जो सुपर कंटिनेंट जिसको पेंजिया बोलते हैं बिखरना स्टार्ट हुआ लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200-250 मिलियन ईयर्स एगो। तो उसके बाद धीरे धीरे प्लेट हटना स्टार्ट हो गया, और हटते हटते आज के हम मॉडर्न पृथ्वी को हम देखते हैं जो वो है। इस रूप से हम मॉडर्न पृथ्वी देखते हैं। यही सब जो है ना एरिया, वो लगभग जो इसका जो डाउन पॉइंट है, लगभग वो जो क्रस्ट के जो मेंटल वाले एरिया है उससे पास में आता है। इसीलिए इस जगह से न नीचे वाले जो मेंटल वाला एरिया में जो आग भरा रहता है, मतलब लावा होते हैं, वो निकलते रहता है हमेशा। टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे होते रहते हैं। कहने का मतलब ऐसे होता है, दो टेक्टोनिक प्लेट टकराता है, एक जो टकराने से उठता है या डाइवर्ज होता है, अलग होते हैं, तो उस जगह पे ज्वालामुखी निकलते हैं। और कभी कभी भूकंप भी होता है ऐसे ऐसे होने से। यही हो गया। इस शॉर्ट में अगर देखें तो इंडिया में इम्पोर्टेंट जो भूकंप वाले एरिया यानी कि अर्थक्वेक वाले एरिया हैं, वो भी हाई रिस्क जोन में ये सब एरिया आते हैं। ये सब बिहार के एरिया आते हैं, उत्तराखंड के एरिया होते हैं, हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर के एरिया होते हैं। यहाँ पे जो गुजरात के यहाँ पर भुज वाले एरिया आ जाते हैं। तो ये सब एरिया जो है हाई रिस्क जोन में आते हैं। और उसके बाद नॉर्मल जोन में ये आते हैं। कहने का मतलब हाई रिस्क, उसके बाद हाई रिस्क जोन, वेरी हाई रिस्क जोन, उसके बाद हाई रिस्क जोन के अंदर आते हैं ये सब एरिया। ये भी है, यानी दिल्ली उल्ली जितने भी है ना पूरे बिहार आ जाते हैं। लगभग आधा बिहार हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क जोन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद मॉडरेट जोन में अंदर ये एरिया आ जाते हैं। ये जोनिया लगभग नहीं के बराबर। तो उसके बाद अगर हम देखें तो वही बात है, यहाँ पे भी बताया गया प्लस से है ये टॉपिक। इस एरिया में, ये भुज वाले एरिया में भूकंप होते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये सब श्रीनगर उत्तराखंड वाले इधर पहाड़ी एरिया है ये सब। क्योंकि ये जो है ना, ये हमेशा टेक्टोनिक प्लेट हमेशा अभी भी मूव कर रहे हैं। लगभग 1 सेंटीमीटर मूव करता है पर ईयर टेक्टोनिक प्लेट। इसीलिए जो हमारे हिमालय का हाइट है वो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊंचा हो रहे हैं। याद रखिएगा, टेक्टोनिक प्लेट अभी भी हमारा जो यानी कि हमारा इंडिया है अभी भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये है। अब इससे ये यहाँ से हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है MC गिरिहिल यूनिवर्सिटी द्वारा ये जो PDF तैयार किया गया, उसको हम आज डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। इस यूनिवर्सिटी द्वारा जो PDF तैयार किया गया है, MC गिरिहिल यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये PDF तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम कुछ इस स्लाइड में ये देख लेते हैं। ये जो है ना, ये पूरी तरह से आपको इकट्ठा लग रहा है, समझे, सभी इकट्ठे लग रहे हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेट, ये प्लेट, वो प्लेट, जितना भी ना सभी अभी एक जगह है, अभी बिखरा नहीं है। हालांकि और एक जगह होता है, इस सब एरिया को पेंजिया बोला जाता है। ठीक है, या सुपर कंटिनेंट बोलते हैं। तो चलते हैं इसके स्लाइड के थ्रू हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं, अर्थक्वेक जो है ना, पार्ट ऑफ अर्थ आर ऑलवेज मूविंग। मतलब अर्थक्वेक मतलब पार्ट ऑफ ऐसे अर्थ जो पृथ्वी मूव कर रहे हैं। अगर हम देखें, यूजुअली शो स्लोली दैट वी डू नॉट फील एनीथिंग। जी हाँ, इसका कहना है कि ऐसे पृथ्वी के ऐसी जगह है जहाँ हर हमेशा कुछ न कुछ मूव करते रहा है, लेकिन इतना स्लो होते हैं कि इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरी बात है कि मोस्ट अर्थक्वेक हैपन व्हेन पार्ट ऑफ अर्थ मूविंग क्विकली। हमको अर्थक्वेक इसलिए महसूस होता है कि हम तेजी से, यानी कि अगर अर्थक्वेक कुछ पार्ट के जो अर्थ होते हैं वो तेईस मूवमेंट, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट जो अंदर रियल में टेक्टोनिक प्लेट होता है, लेकिन जो अर्थ का मूवमेंट होता है पार्ट है वो 23 होता है, तब हम महसूस कर पाते हैं जो रॉक होते हैं। एंड स्लिप अलॉन्ग विथ फॉल्ट यानी क्रेक इन द अर्थ सरफेस। जी हाँ, क्रेक होते हैं इस तरह, जो क्रेक होते हैं अर्थ सरफेस पर। आफ्टर शॉक आर द शॉक दैट पीपुल फील फॉर आवर्स एंड इवन डेज इन अर्थक्वेक। तो इसका जो कहने का मतलब जो मूवमेंट होता है, यानी कोई मूवमेंट होने लगता है, इसी को पब्लिक इसको शॉक हो जाते हैं कि यार हिल क्यों रहा है। यही शॉक को
और ज़्यादा देर के लिए हिल जाता है या कम देर के लिए, तो उसको महसूस होने लगता है अर्थक्वेक आ गया, यानी कि पृथ्वी भूकंप आ गया। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। यहाँ पे भी वो चीज़ दिया गया है कि हाउ डज अर्थक्वेक मूव, क्यों इस जो अर्थक्वेक जो है यानी अर्थ मूव, पृथ्वी क्यों मूव कर रहा है। देयर इज क्रस्ट दैट अर्थ आउटर मोस्ट लेयर, क्रस्ट है जो पता है, ये जो है क्रस्ट एरिया है, कहने का मतलब क्रस्ट है। आउटर मोस्ट एरिया जो पृथ्वी के होते हैं क्रस्ट है। उसके बाद ये इनर क्रस्ट जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड। ये आउटर क्रस्ट जो लिक्विड होते हैं, ये मेंटल है जो लावा है। उसके बाद क्रस्ट है जो जमीन है, लैंड एरिया, ठीक है, लैंड एरिया को क्रस्ट बोला जाता है। तो और हम देखें इसको, द क्रस्ट इज द मेड अप ह्यूज रॉक broken into a large section called is tectonic plate, मतलब ऐसे क्रस्ट के ऐसे एरिया जो टूट के निकलता हो, लार्ज सेक्शन इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। बहुत बड़ा एरिया जो है ना, एक इकट्ठा टूट के निकलता हो, उसको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। बहुत लार्ज रॉक वाले एरिया पृथ्वी पर, बहुत कहने का मतलब क्रस्ट के बहुत सारे, मान लीजिए क्रस्ट है, इसका बहुत सारे पार्ट टूट के अलग हो रहे हैं, इसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, लार्ज सेक्शन ऑफ एरिया, ह्यूज रॉक एरिया ब्रोकन इनटू ए लार्ज सेक्शन, जी इसको टेक्टोनिक प्लेट करते हैं। लाइज ऑन द टॉप ऑफ द मेंटल, जी ये जो है ना, ये मान लीजिए इस एरिया को हम प्लेट बोलते हैं, बड़ा सा एरिया अलग हो रहे हैं, तो जो लाइज ऑन टॉप ऑफ द मेंटल के ऊपर है, ये जो है नीचे मेंटल है, इसके ऊपर हम क्रस्ट है, विच कंसिस्ट इन द पार्ट ऑफ मोल्टेन रॉक, जी हाँ मोल्टेन रॉक। उसके बाद अगर हम देखें द टेक्टोनिक प्लेट आर ऑलवेज मूविंग स्लोली 2 और 12 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट अभी भी जो हमारा इंडिया है या फिर अफ्रीका है या साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सब एरिया है जो भी है ये अभी मूव कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये साउथ अमेरिका हो गया, इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये सब अभी मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या इंडियन प्लेट इधर हो जाता है, ये सब अभी मूव कर रहे हैं। इंडियन प्लेट भी हो गया, ये सब अभी इकट्ठा है, रशियन प्लेट, धीरे धीरे ये सब मूव कर रहे हैं, अपने अपने हट रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ये 2 से 12 सेंटीमीटर पर ईयर ऐसा हो रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अभी सब चिपका हुआ, इसको हम सुपर कंटिनेंट या पेंजिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट, द प्लेट्स कैन सेपरेट एंड फ्लाइट और स्लाइड पास्ट वन अनदर। जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ यानी कि सेपरेट हो रहे हैं, यानी कन्वर्जेंट हो रहा है, इस कंडीशन होते हैं, कन्वर्जेंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी टेक्टोनिक प्लेट ये होते हैं डाइवर्जेंट होने, एक दूसरे के साथ दूर जाते हो, एस्ट्रोस्फीयर है। दूसरी बात ये स्लिप हो रहे हैं, एक टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये है इस टेक्टोनिक प्लेट को, ये है कन्वर्जेंट, ये है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, ये इधर जाना, ये उधर जाना, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी 2 जब इकट्ठा होते हैं तो बीच में उठ जाते हैं, समझे, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उसमें उठ जाते हैं, कन्वर्जेंट हो गए। और ये जो है ट्रांस बाउंड्री प्लेट, ये हो गया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ट्रांस बाउंड्री, इधर से इधर आ गया ना, ये है इधर से इधर आ गया, इधर से इधर, यानी कि ये जो लाइनिंग था एक समान था, लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुई इधर आ गया। लिथोस्फीयर, ओशियनिक क्रस्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ अभी, ये जो बहुत ही ओशियनिक क्रस्ट हो गया, उसके बाद सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है, इस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें
When two plates meet and try to slide past each other and push against each other, tectonic plate, and the pressure can be built below the surface, and this pressure build until too strong and must be released. तो याद रखिएगा। उसके बाद द प्लेट शिफ्ट suddenly, energy is released and can shock wave are sent out that produce earthquake. हाँ, जब प्लेट जब होते हैं सडनली शिफ्ट होते हैं, यानी कि इधर से इधर हो रहे हैं, इधर से इधर हो रहे हैं, इधर से इधर हो रहे हैं, कहने का मतलब डाइवर्जेंट हो रहे हैं, दो प्लेट इधर से इधर हो रहे हैं, या फिर इधर से इधर हो, दो प्लेट इधर से इधर मिल रहे हैं तो ऊपर उठ जाएगा, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। या एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, ये यही सब फॉर्म में एक शॉक वेव दैट सेंट एंड प्रोड्यूस अर्थक्वेक। थोड़ा सा और देखते हैं। वोल्केन्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। वोल्केन्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी आल्सो कॉज अर्थक्वेक। वोल्केनो और ह्यूमन एक्टिविटी को भी कारण होते हैं, यानी कि वोल्केनो कहने का मतलब जो वोल्केनो होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, वो भी, और ह्यूमन एक्टिविटी भी एक कारण होते हैं अर्थक्वेक के, क्योंकि वोल्केनो इरप्शन कैन बी रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी फेल्ट अर्थक्वेक। वोल्केनो इरप्शन से बहुत बड़ा अमाउंट में लावा ऊपर निकलते हैं, इसके वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट, यानी जो प्लेट होते हैं नीचे क्रस्ट के नीचे वाले होते हैं, वो मूव करने लगते हैं, इसकी वजह से भूकंप होते हैं। दूसरी बात, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज माइनिंग, डैम, रिवर, रिजर्वियर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन बी ट्रिगर and minor earthquake. Earthquake causes by human always occur close to site where activity is being carried out. They are not feel far away. देखते हो माइनिंग की वजह से भी अर्थक्वेक होता है, यानी कि ज़्यादा माइनिंग होने के बाद भी अर्थक्वेक हो सकता है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक में। दूसरी बात, व्हाट हैपन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ड्यूरिंग मतलब अर्थक्वेक के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। दूसरी बात, ए मूवमेंट along with fault as heat and a seismic wave that radiate out in all direction। सेस्मिक जो वेव होते हैं, यानी कि पी वेव, एक पी वेव होते हैं, एक एस वेव होते हैं, ठीक है। The seismic wave radiate out in all direction and causes the ground shake when they reach the surface. And the word seismic comes from the Greek word and seismic, which means shaking. seismic मतलब मतलब पृथ्वी का जब शेकिंग होता है, सीधी सी यही जान लेना, शेकिंग मतलब हिलना। जब पृथ्वी शेकिंग होता है तो रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, तो इस जब यहाँ पर शेकिंग होता है तो सभी डायरेक्शन में फैलने लगता है, समझे। यहाँ हिला तो ये सभी, इसको कहते हैं वेव, यानी कि वह हुआ यहाँ से वहाँ, ऐसे इस तरह से, तो इसको वेव फॉर्म बालते, इसी को हम सेस्मिक का वर्ड होता है एक शेकिंग, यानी हिलना होता है, सीधी सी जान लीजिए। उसके बाद हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर क्या होता है। द फोकस और या हाइपोसेंटर, द फोकस और या हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज द प्लेस एट विच एनर्जी इज रिलीज। हाइपोसेंटर मतलब ऐसे पॉइंट फोकस होते हैं जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, इस जगह को हाइपो फोकस कहलाता है, हाइपोसेंटर। एंड द फोकस इज अंडरग्राउंड, फोकस जो होते हैं अंडरग्राउंड। एंड इन कनाडा देयर इज रेंज फ्रॉम द 1 to 100 किलोमीटर डीप हो सकता है। यानी फोकस का जो रेंज होता है ना, एपिसेंटर से फोकस का जो रेंज होगा ये 100 किलोमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस वाले जो पॉइंट होते हैं सीधा, इस पॉइंट से इस पॉइंट जो हो गया
वो सीधा अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको एपिसेंटर बोलते हैं, एंड अर्थ सरफेस एंड डायरेक्ट अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। फोकस ऑफ द अर्थक्वेक यानी कि सीधा अबव, यानी जो फोकस ऑफ अर्थक्वेक जो फोकस होता है उसके सीधा ऊपर एपिसेंटर होता है, याद रखिएगा। और देखते हैं हाइपोसेंटर भरते एपिसेंटर। ग्राउंड मोशन कॉजेज बाय सेस्मिक वेव and reaching the surface will be depends on किस पे डिपेंड होता है, डेप्थ ऑफ फोकस। यानी कि ग्राउंड मोशन कॉजेज बाय सेस्मिक वेव के कारण भी जमीन पर मूवमेंट होते हैं, एंड रीचिंग द सरफेस विल बी डिपेंड्स ऑन एंड डेप्थ ऑफ द फोकस, ये डिपेंड करता है कि फोकस का कितना डेप्थ है। दूसरी बात, टाइप ऑफ रॉक फाउंड ऑन लोकल, उस एरिया के रॉक किस तरह का है उस पर भी डिपेंड पड़ता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि कितना स्पीड से हिल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड पड़ता है। ग्राउंड मोशन बाय द सेस्मिक वेव, याद रखिएगा। फॉल्ट क्या होते हैं, और ब्रेक्स इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब इस तरह के जो लाइन होते हैं यानी ब्रेक होते हैं, जब भी अर्थ क्रस्ट ब्रेक होते हैं इस लाइन बन जाते हैं, इसी को फॉल्ट बुलाया जाता है। ब्रेक इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम वेयर रॉक्स हैव ब्रोकन फ्रॉम द फोर्सेस क्रिएटेड बाय द मूविंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। कहने का मतलब फॉल्ट इसी को, जब टेक्टोनिक प्लेट दो बड़ा बड़ा प्लेट यानी बड़ा बड़ा क्रस्ट हट रहे हों तो इस एरिया को जो फॉल्ट बोला जाता है, जो टेक्टोनिक प्लेट मूव करने के बाद। एंड सम ऑफ द फॉल्ट आर लार्ज इनफ होते हैं दैट दे आर स्प्लिट ओपन द ग्राउंड, मतलब इतना लार्ज होते हैं ये एरिया, अगर मूव होगा इतना बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर ग्राउंड दिखने लगेगा, इसी को फॉल्ट बोला जाता है। यहाँ पर नीचे में जो ग्राउंड है वो दिखने लग जाएगा। दूसरी बात, फॉल्ट लाइन आर रेंजिंग इन द लेंथ फ्रॉम द फ्यू सेंटीमीटर टू 100 ऑफ किलोमीटर। जी हाँ, फ्यू सेंटीमीटर भी हो सकता है ये फॉल्ट और 100 किलोमीटर भी, यानी कि अगर यही हल्का क्रैक करेगा थोड़ा सा फ्यू सेंटीमीटर, अगर ये बड़ा क्रैक हो जाएगा तो किलोमीटर में हो सकता है फॉल्ट लाइन रेंजिंग। दूसरी बात और क्या देखते हैं, मेजरिंग अर्थक्वेक एंड मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड इज मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक की जो एनर्जी, अर्थक्वेक के टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है उसकी मैग्नीट्यूड को ही मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड स्केल फर्स्ट डिफाइंड बाय साइंटिस्ट रिचर्टर, यानी कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है रिचर्टर मेजर करते हैं, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। इसको रिप्लेस करने, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल को रिप्लेस करके रिचर्टर स्केल बना। द साइंटिस्ट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द अर्थक्वेक, यानी कि जिस, मान लीजिए इस फोकस है, यहाँ से जो वेव निकलेगा जिसको सेस्मिक वेव बोलते हैं, इसी को मेजर करना होता है। मेजरमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द अर्थक्वेक रिकॉर्डेड बाय द सेस्मोग्राफ द्वारा। ये सेस्मिक वेव को मेजर करने वाले को सेस्मोग्राफ कहते हैं, यही मेजर करते हैं। चलिए और क्या है, मेजरमेंट अर्थक्वेक एंड मैग्नीट्यूड। द लार्ज अर्थक्वेक ever recorded by seismograph and occur in the southern Chile 96, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट 1900 चिल में हुआ था। चिल एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर हुआ था 1960 में। इट मैग्नीट्यूड वाज 9.5, यानी कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाली वेव 9.5 है। उसके बाद द सेकेंड लार्जेस्ट अकर नियर Anchor and Alaska in March 1964. It is the magnitude was the 9.2, यानी सेकेंड लॉन्गेस्ट। फर्स्ट लॉन्गेस्ट याद रखिएगा चिल में हुआ था
साउथ अमेरिका के चिली में मई 1960 में। मैग्नीट्यूड होता है 5.7 रिचेटर। सेकेंड है 9.2 रिचेटर। आगे देखें, द मेजरिंग अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड each full step on the moment, each full step on moment magnitude scale, for example from the MW 8 centimeter, MW 8 रिचेटर स्केल सीधा जान लो ना। मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, द फुल स्टेप ऑफ द मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 8 and MW 9, the representative releases by factor 32 in the size and of the earthquake। उसके बाद देखें earthquake monitoring, Canada beginning recording the earthquake with the instrument in the later 1890 में, यानी कि 1890 में कनाडा ने मेजरिंग करना स्टार्ट कर दिया अर्थक्वेक को। द टुडे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ कनाडा हेल्प टू ऑपरेट अप्रोक्सीमेटली 220 स्टेशन इक्विपाइड विद द सेस्मोग्राफ। कनाडा के पास पावर है, वो भी सबसे पहले वही शुरू किया था मेजर करना अर्थक्वेक। आगे देखते हैं earthquake in Canada. In Canada, most of the earthquakes are small. There are approximately 4,000 earthquakes recorded here per year. Only 50 लगभग 4,000 अर्थक्वेक होते हैं पर ईयर, लेकिन उसमें से 50 अर्थक्वेक महसूस होते हैं। अगर यहाँ पे भी देखा जाए, जिसमें हाईएस्ट वेरी हाई रिस्क जोन होते हैं वहाँ पे भी अर्थक्वेक होते रहते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा फील नहीं होते हैं। यानी 50,000 40,000 हो गए, लेकिन 50,000 महसूस किया, उसमें डैमेज कुछ नहीं। 1900 से 2000 में ओनली अबाउट 20 अर्थक्वेक कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज इन कनाडा। यानी कि 100 साल में लगभग 100 ईयर में सिर्फ 20 अर्थक्वेक ऐसे हैं जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था कनाडा का। द पैसिफिक कोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक प्रोन रीजन, यानी प्रशांत महा यानी पैसिफिक कोस्ट वाले जो एरिया होते हैं वो एरिया काफ़ी डेंजरस है अर्थक्वेक रीजन। एंड फॉलोड बाय, उसके बाद ईस्टर्न कनाडा ज़्यादा, उसके बाद खाता है एस्केचुएन, उसके बाद मैनिटोबा आर द लिस्ट earthquake prone area in the country। आगे देखते हैं earthquake in कनाडा। हालांकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, कनाडा के जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो PDF था वो मैंने पढ़ाया, क्योंकि बड़े यूनिवर्सिटी का अपने PDF तैयार करने में मिस्टेक भी हो सकता था, इसीलिए इस PDF को लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में उम्मीद है कि आप समझ में अर्थक्वेक जरूर आया होगा। अर्थक्वेक जो होता है ना, अगर मैं लास्ट में ये समझा दूं, अर्थक्वेक का मतलब है जो पृथ्वी के नीचे वाले भाग में जो होते हैं ना, यानी कि एक ज़मीन है, मैं आपको समझा चुका हूँ। पृथ्वी ये ज़मीन है, ठीक है, इसके नीचे आग है। तो प्लेट के जो होते हैं, चाहे समुंदर में हो चाहे ज़मीन पे, नीचे वाले जो यानी कि मेंटल वाले एरिया में मूवमेंट होते रहते हैं। तो इस तरह से जो टेक्टोनिक प्लेट के पता है कि मूवमेंट होते हैं, यही मूवमेंट है मेन कारण अर्थक्वेक की। मूवमेंट 2-3 तरह का है, एक कन्वर्जेंट होता है, यानी 2 टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्जेंट हो, या 2 टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्जेंट हो, या फिर ट्रांसफॉर्म हो या स्लिप हो। एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो। यहाँ पे दोनों एक इधर से आया, एक इधर से आया, तो कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट ये ट्रांसफॉर्म। और दूसरी बात डाइवर्जेंट, एक इधर से निकला एक इधर से निकला, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट।
तो डाइवर्जेंट यही इम्पोर्टेंट चीज़ है अर्थक्वेक का, और अर्थक्वेक हो ज्वालामुखी हो, इस ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी। दूसरी बात, अर्थक्वेक ऐसे भी हो सकता है अगर परमाणु बम नीचे फोड़ दिया जाए तो भी भूकंप आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।